टर्मिनोलॉजी में थोड़ा आगे चलेंगे, और टर्मिनोलॉजी ना मैं बिल्कुल डिटेल में और सारी पढ़ाऊंगा टोटल, चाहे वो आपके स्कूल में पर्टिकुलर सिलेबस में हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी पूरी पढ़ने का ही फायदा है, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी आपको। कल हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। एसेट्स के मैंने दो टाइप आपको बताए थे, नॉन करंट एंड करंट। जो एसेट फिक्स एसेट्स होती हैं उसका मैंने टाइप बताया था आपको, फिर मैंने करंट बताई थी। फिक्स एसेट के अंदर भी दो टाइप होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए बेटा। द एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच्ड, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो फिजिकली आपको दिख रही हैं चीजें, जैसे आपके पास टेबल पड़ा है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। और इंटेंजिबल इससे ठीक रिवर्स हो गया, जिसके आगे नॉट लग गया, नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। ठीक, तो ऐसी कौन सी एसेट है जो इंटेंजिबल हो सकती है? अभी एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है इसको। ठीक है, इसमें वो एसेट्स आती हैं जो हमारे राइट्स हैं। राइट्स मतलब किसी चीज को बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए। मान लो आपको मेडिसिन की फैक्ट्री है और एक पर्टिकुलर मेडिसिन बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, वो परमिशन, ठीक, वो परमिशन आपके लिए एसेट बन जाएगी, क्योंकि उसके लिए भी कुछ पैसा या रिसोर्सेज खर्च हुए हैं। आपने एक ऐसी मेडिसिन बना दी, सपोज करो आपने एक ऐसी मेडिसिन बना दी कि आप उसका बहुत फायदा है, उसका एक चम्मच पीने के बाद अगर आप कुछ लर्न करोगे तो वो आपको हमेशा लर्न रहेगा, हमेशा याद रहेगा, हमेशा रिमाइंड रहेगा। तो आपके तो मजे आ जाएंगे अगर ऐसी कोई दवाई बन गई तो। बाई चांस किसी ने ऐसी दवाई बना दी, उसके मजे आ गए, बहुत डिमांड आ गई। अब वो आदमी चाहता है कि ये दवाई का फॉर्मूला मुझे, वो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी चीज बनाते हो तो उसका फॉर्मूला आपको उसके पैक पर लिखना पड़ता है। आप लिखोगे तो कोई और मैन्युफैक्चरर भी आपका फॉर्मूला चुरा लेगा और वो भी बना देगा। तो आपने क्या करा, अपने फॉर्मूले को रजिस्टर्ड करा लिया गवर्नमेंट से कि कोई और इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेगा, ये मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको कोई और यूज नहीं कर पाएगा। तो ऐसा जो रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो गवर्नमेंट मुझे एक लेटर देगी, उस लेटर के थ्रू मुझे एक राइट मिल जाएगा, उस राइट का नाम है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि कागज का टुकड़ा है, लेकिन हमें एक अधिकार मिल गया। अब हम उस अधिकार के बल पे ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा सेल करेंगे। ठीक, हमारी रेपुटेशन की वैल्यू भी हम मॉनेटरी टर्म में निकाल सकते हैं, अकाउंटिंग में इसके भी फॉर्मूले हैं। और हमारी रेपुटेशन की वैल्यू को बोला जाता है गुडविल। तो रेपुटेशन की वैल्यू को गुडविल बोला जाता है, गुडविल की कैलकुलेशन की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। और नेक्स्ट क्लास में आपके इसके मेथड्स आएंगे, गुडविल को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ नाम यूज हो रहा है। तो गुडविल एक रेपुटेशन है, एक इनविजिबल टर्म है, तो ये भी आपकी एसेट है, क्योंकि पेटेंट और गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, हमारा कोई मार्क है जिसके बेस पे हमारा बिजनेस चलता है, हर चीज पे हमारा वो ट्रेडमार्क होता है। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें सिर्फ कागज के टुकड़े हैं या इनविजिबल चीजें हैं, लेकिन इनके बेस पे हमें प्रॉफिट कमाने में, अपने बिजनेस को चलाने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए ये एसेट हुई, ठीक है, लेकिन ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, इसलिए इन्हें बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट की बात कल हो गई थी, विच आर हेल्ड ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस फॉर पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि डेटर्स को आप गुड्स बेचोगे तो डेटर से आपको एक साल के अंदर अंदर क्या 2-3 महीने में पैसा मिल जाता है। स्टॉक आप दुकान पे आया तो स्टॉक बिकेगा, 2-4 महीने में उसका पैसा आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप करेंगे, आपकी बुक में भी होंगे, जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें भी हैं, और पीडीएफ मैंने शेयर कर भी दिया आपको। नेक्स्ट टर्म आई फिक्टिशियस एसेट्स।
फिक्टिशियस एसेट्स ये क्या होती हैं? बेसिकली ये एसेट होती नहीं है, ये ना तो टेंजिबल एसेट होती ना ये इंटेंजिबल एसेट होती, बल्कि ये लॉन्ग टर्म के लॉसेस हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस हैं। लॉन्ग टर्म के एक्सपेंडिचर्स हैं जिनका, देखो कोई भी आप एक्सपेंस करते हो तो कुछ ना कुछ बेनिफिट या सर्विस लेने के लिए करते हो, तो इन खर्चों की जो सर्विस है, इन खर्चों का जो बेनिफिट है वो आपको एक साल के अंदर नहीं मिलेगा, इनका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा। इसका मतलब इन खर्चों का जो नेचर हो गया वो एसेट जैसा हो गया, फिक्स्ड एसेट जैसा हो गया कि इनका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा। तो इसलिए इनको फिक्टिशियस, इनको एसेट की कैटेगरी में रखा गया, और क्योंकि ये एसेट है नहीं फिर भी इनको इनके लॉन्ग टर्म नेचर के कारण एसेट की कैटेगरी में रखा गया, इसलिए इनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। मीनिंग क्लियर है, लिखा हुआ है, बाकी मैं समझा ही रहा हूं, पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दी है। रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, गेन्स एंड लॉसेस, अब इनके ऊपर बात होगी बेटा। रिसिप्ट्स सर एक बार कुछ फिक्टिशियस के एग्जांपल दे दो। किसके बेटा? फिक्टिशियस का। फिक्टिशियस का एग्जांपल मैं देता हूं आपको। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेड फॉर 5 years। हमने एडवर्टाइजिंग कंपनी को ये बोला कि 5 साल तक आप हमारा ऐड करोगे, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए दे दो, हमने उन्हें 1 लाख रुपए दे दिए। तो ये 1 लाख रुपए खर्चा नहीं है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा। खर्चा तो वो होता है कि आपने किया और उसका बेनिफिट आपको मिल गया, इसका बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलेगा, इसलिए ये एसेट में शो होगा, और इन्हें बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ओके सर। ओके बेटा, और इनको एक अलग से खर्चे का नाम भी लिखा जाता है, वो आगे भी आएगा, मैं यहां भी बता दूं आपको। डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि नॉर्मल खर्चे, लेकिन ये डेफर्ड है, यानी कि इनका बेनिफिट डेफर हो गया। डेफर का मतलब होता है फ्यूचर के लिए पोस्टपोन हो गया, इनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में कई साल तक मिलेगा। तो ऐसे खर्चे होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि फिक्टिशियस एसेट, ये दूसरा नाम इनको ये भी बोला जाता है। बोलो गुंजन। ना 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 ना, ये तो हम इंटेंशनली कई साल के लिए दे रहे हैं और वो कई साल तक सर्विस देंगे। प्रीपेड तो ये होता है कि जैसे इस साल के लिए आपने किसी से सर्विस ली और 2-3 महीने के लिए आपने से एडवांस दे दिया, हाँ ये कई साल का खर्चा नहीं होता प्रीपेड। प्रीपेड तो आने वाले कुछ टर्म के लिए 10-20% टाइम के लिए 1-2 महीने के लिए आपने एडवांस दे दिया, ये डिफरेंस है। रिसिप्ट्स, बेटा आपकी दुकान है मान लो कपड़े की, मेडिसिन की, शूज की और जनरल मर्चेंट की या रेडीमेड गारमेंट्स की, किसी भी चीज की दुकान है आपकी, आप अपनी दुकान पर गुड्स बेचते हैं, गुड्स सेल करते हैं, और उसका कुछ गुड्स तो आप उधार बेचते हैं, कुछ गुड्स आप नकद बेचते हैं। तो कुछ पैसा तो आपको गुड्स बेचने से मिल जाता है और कुछ पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल, मिल जाएगा मतलब, ठीक है। तो वो जो चाहे पैसा मिल गया हो चाहे वो मिलने वाला हो, सारे के सारे पैसों को रिसिप्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, गुड्स बेचकर या सर्विस प्रोवाइड करके, ठीक है जी। जो पैसा मिलेगा वो रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक। अगर आप अपनी दुकान की एसेट भी बेचते हैं तो भी जो पैसा मिलेगा वो भी रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक है। कहीं से आपने लोन लिया, लोन टेकन, तो वो भी जो पैसा आया वो भी रिसिप्ट है, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है ना आपके पास, इसलिए ये सब रिसिप्ट्स हैं। रिसिप्ट 2 तरह की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट तो होती है जो नॉर्मल कोर्स में आपकी इनकम का पार्ट बनती है,
यानी कि गुड्स से पैसा कमाया। इसमें फिर एसेट वाली या लोन वाली बातें नहीं आती। गुड्स या सर्विस देकर जो आपने कमाया बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में, उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसको यहां तक करेंगे, बहुत सारा नहीं करेंगे, यहां तक करेंगे। मैं भी पहले टिक कर दूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है क्योंकि पीडीएफ में टिक नहीं करा हुआ। और बस इतना लिख देंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे इसके। जितना ब्रैकेट लगाया उतना लिखना, ये सब लिखने की नीड नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। एग्जाम्पल, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। आपने गुड्स बेचा, पैसा आ गया या पैसा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। उधार बेचोगे तो भी उसे रिवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, वो सब आ जाएगा। वो सब इसमें आ गया। अब आगे कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे रिसिप्ट जो कैपिटल नेचर की हैं, यानी कि ऐसे रिसिप्ट जिनकी वजह से हमारी एसेट और लायबिलिटीज पर फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, वो रिसिप्ट आती हैं कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी के अंदर। वो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स की नहीं होती, वे कभी कभी होती हैं बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ मशीन, लोन टेकन। लोन आपने लिया तो वो भी इसकी कैटेगरी में आया करेगा, क्योंकि ये आपकी इनकम नहीं होती, ये तो कभी कभी मिलने वाला पैसा है जो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। एग्जाम्पल नोट करते रहो। यहां तक ये तो होगी रिसिप्ट की बात। अब आती है एक्सपेंडिचर की बात। अमाउंट जो खर्च हुई है या जो खर्च होने वाली है, जिसे लायबिलिटी भी बोलते हैं, यानी कि पैसा देना है, वर्कर से काम ले लिया तो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी इसका पार्ट बनते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर जो दे दिए या दे देंगे, फॉर किस लिए देंगे, या तो एसेट खरीदने के लिए, या गुड्स खरीदने के लिए, या सर्विस लेने के लिए। एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीन, मशीन खरीदी, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदा, या सैलरी पेड, पेड सैलरी, ये भी इस कैटेगरी में आ गया बेटा। एक मिनट होल्ड करना। जी बेटा, एक्सपेंडिचर के भी दो टाइप होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो तीसरा टाइप है जबरदस्ती का निकाला हुआ है, ये वही टाइप है जो मैंने आपको फिक्टिशियस एसेट के बारे में बोला था। चलो इसके बारे में बात करेंगे बाद में। जो मेनली बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अगर ब्रॉडली बोला जाए तो तीन टाइप है, रेवेन्यू, कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू। तो पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके रूटीन खर्चे हैं। ऐसे खर्चे, ये उन सर्विसेज पे किए गए खर्चे हैं जो सर्विस आप उसी साल में ले लोगे। आपने पंखा ठीक कराया दुकान का, रिपेयर कराई और रिपेयर के पैसे दे दिए, बेनिफिट आपको मिल गया। आपने वर्कर से काम लिया, उसको सैलरी पे कर दी, बेनिफिट आपको मिल गया, ठीक है ना। इट इज द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड
विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, उसी अकाउंटिंग पीरियड में आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है ना। अगर एग्जॉस्टेड वर्ड टफ लग रहा है तो आप खाली कंज्यूम भी लिख सकते हैं। और डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एंटिटी लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट, ये खर्चा, रेंट बिजली का खर्चा, सैलरी का खर्चा, ये सब खर्चे है ना। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह आप लिख सकते हैं परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, ये आपको बेटर लगेगा थोड़ा सा। और यहां तक ठीक है। अब इन बिटवीन आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, आप सबके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ने पहले कराया अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर कराया जर्नल, और सर फिर करा रहे हैं थ्योरी, जबकि कुछ प्लेसेस पर या स्कूल्स में पहले थ्योरी कराई गई है, बाद में इक्वेशन और फिर जर्नल शुरू हो रहा है। तो सर उल्टे क्यों चले? बेटा मैं तो थ्योरी पहले करा रहा हूं, अभी भी मैं तो थ्योरी कराता हूं पूरे सिलेबस के एंड में। सिलेबस के एंड में क्यों कराता हूं? आप देखो, अगर आपने जर्नल चैप्टर ना किया होता तो जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप रिकॉर्डिंग वर्ड पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग क्या होता है? जर्नल में एंट्री करना। अब आपने जर्नल चैप्टर तो पढ़ा नहीं हुआ, अब आप अकाउंट की शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में आपने थ्योरी पढ़ ली, उसमें आप पढ़ रहे हैं रिकॉर्डिंग वर्ड, आपको रिकॉर्डिंग पता ही नहीं क्या है। यहां पे देखो मैंने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के बाद क्या लिखा था? दे आर शोन, अभी मैं हाईलाइट करता हूं, आपको बताओगे, इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। अब क्या किसी को पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? किसी को नहीं पता। ये बैलेंस शीट वर्ड यूजर है, किसी को नहीं पता, क्योंकि जब तक ये चैप्टर आपके ना हो जाए जिनके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, तब तक आप इन थ्योरी को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए मेरा क्राइटेरिया तो ये कहता है कि इन थ्योरी में से जो बेसिक पोर्शन है वो तो मैंने आपको समझा दिया। आपको याद होगा मैंने प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, बहुत सारी टर्म्स मैं पहले समझा ही चुका हूं आपको। जितनी थ्योरी जरूरी थी वो मैं ऑलरेडी समझा चुका था, लेकिन बहुत ज्यादा थ्योरी समझाने का टाइम नहीं था, क्योंकि जब तक आपको न्यूमेरिकली, जब तक आपको प्रैक्टिकली इन चैप्टर्स की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप उन चैप्टर के नाम को थ्योरी में यूज कैसे कर लोगे? रटना पड़ेगा ना, इसलिए मैं नहीं कराता। ये राज की बात है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया। और मेरे न्यूमेरिकल चैप्टर करने के बाद जब हम थ्योरी करते हैं तो बहुत आसान पड़ती है थ्योरी। तो एक्सपेंडिचर के टाइप में हमने पहला पढ़ा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज द अमाउंट इंकर्ड टू एक्वायर टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, यानी कि एसेट को खरीदने में किया गया खर्चा, या जो एसेट हमारे पास है उसके इंप्रूवमेंट में किया गया खर्चा, जो एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे, ऐसे खर्चे कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनको बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब कोई बच्चे पूछेंगे सर बैलेंस शीट क्या होती है? जब वो चैप्टर ही नहीं किया तो मैं क्या बताऊं बैलेंस शीट क्या होती है? हालांकि बैलेंस शीट आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़ी सी पढ़ रखी है, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल लिख लेंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीन, ये लिख देंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बहुत स्पेशल है, कुछ स्कूल्स में कराते हैं, कहीं कहीं नहीं कराते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए। दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर के हिसाब से तो ये रेवेन्यू खर्चा है, क्योंकि इसकी जो सर्विस है, इसके बदले जो सर्विस मिलती है वो ऐसी लगती है जैसे रूटीन सर्विस है। लेकिन ये पूरा का पूरा खर्चा एक साल में राइट ऑफ नहीं होता। ये राइट ऑफ का क्या मतलब है? राइट ऑफ का मतलब है खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना। अगेन वही बात आई है, जब पूरे खर्चों को हम, खर्चों और इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, तो खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने का मतलब ही राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे खर्चे एक साल में राइट ऑफ नहीं होते, और राइट ऑफ उतना ही खर्चा करते हैं जितना हम कंज्यूम कर लेते हैं।
मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए एजेंसी को 5 साल के लिए लिखा ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एजेंसी को 5 साल के लिए 1 लाख रुपए दिए, तो वो 5 साल तक मेरा ऐड करेगी। तो मैं पहले साल की बैलेंस शीट में पूरा खर्चा कैसे दिखा दूं? तो इसलिए मैं इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट में दिखाता हूं, और ये वही है फिक्टिशियस एसेट। रिसर्च के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं ये कई साल तक काम आते हैं। खर्चा तो एक बार में हो गया, लेकिन उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलता है। ये कहां तक करना है मैं आपको बता देता हूं। मोर देन 1 ईयर, ठीक है, यहां तक करना है। एग्जाम्पल भी करना है तो यहीं तक कर लो, ये पूरा ही कर लो ना, पूरा ही बहुत बढ़िया है। स्क्रीनशॉट लेने की बात है तो ये लो बेटा स्क्रीनशॉट। अब आ गई इनकम्स। It is the profit earned during the accounting period, which is calculated as the difference between revenue and expenses। यानी कि जितनी आपको रेवेन्यू हुई है, यानी कि जितनी आपको इनकम्स हुई है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हुई है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, उसमें से आप एक्सपेंसेस यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस आप माइनस कर देते हैं। तो जो डिफरेंस आता है उसे इनकम बोलते हैं। इसे इनकम भी बोल देते हैं और इसे प्रॉफिट भी बोल देते हैं। ये पूरा का पूरा करना है और ये फॉर्मूला भी लिख देना है। एक्सपेंसेस ये वही है जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपने ऊपर पढ़ा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, इनकम कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है, सिर्फ साफ सी बात है, इनकम कमाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होती है, जो खर्चा किया जाता है, ठीक है जी, उसे हम यहां तक करेंगे तो यहां तक करेंगे, आगे वाला आप मिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ बिजनेस दैट, ये भी कोई जरूरत नहीं करने की, कोई जरूरत नहीं करने की। हाँ, ये भी आप मिस कर दो, ये कर सकते हो। इट इंक्लूड्स अमाउंट स्पेंड एज कैश पेमेंट फॉर सैलरी, वेजेस, एटसेट्रा लगा देना, बस ये तक बोलता, बस इतना ही करना है। बच्चे कह रहे हैं हाईलाइट कर दो, लो जी हाईलाइट कर लेते हैं, और बोल लो आप, जितना करना है उतना हाईलाइट कर देता हूं मैं। ये इतना ही करना है। अब खर्चे दो टाइप के हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में इसमें भी लिखा है और मैंने भी आपको बता रखा है, तो इसलिए इनके बारे में बहुत ज्यादा बताने की नीड तो है ही नहीं। ये वो खर्चे हैं जो हमने पेमेंट तो कर दी लेकिन उनका बेनिफिट हमने नहीं लिया। फिर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज पेड इन एडवांस, पे कर दिया, बट द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर, आने वाले साल में उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, इसलिए इनको हम एसेट भी बोलते हैं और मैंने भी लिखवा रखा कि ये एसेट है। तो इसके अंदर जब आप मीनिंग लिखेंगे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के, तो मेरी लिखवाई हुई टर्मिनोलॉजी का भी यूज इसमें करेंगे बेटा। आउटस्टैंडिंग बोलते हैं कि मैंने काम तो ले लिया लेकिन पैसे मैंने अभी तक नहीं दिए। प्रॉफिट का मतलब इनकम, प्रॉफिट का मतलब इनकम, जो इनकम का मीनिंग आपने पढ़ा है वही प्रॉफिट का मीनिंग है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं करना है, मैंने इनकम में लिखवा दिया प्रॉफिट, तो आप इसको नहीं करेंगे, इसको आप छोड़ देंगे, ये आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़ आ गए, ये आपको अभी करने ही नहीं है। ये चैप्टर 18-19 की बातें हैं, बाद में होंगी। गेन, जब गेन वर्ड आ जाए तो आप सोचोगे कि इनकम, प्रॉफिट और गेन ये एक सेम बात होगी, नहीं, सेम बात नहीं है। यस मान्या,
सर अभी आपने कहा था कि प्रीपेड एक्सपेंस कुछ महीनों के लिए दिया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा होता है जो इस साल, देखो ये साल हमारा है अप्रैल से मार्च के लिए, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक ये साल खत्म हो गया, ठीक है। मार्च 2021 में जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस टाइम हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा खर्चा ऐसा है जिसकी पेमेंट हो चुकी है लेकिन उसकी सर्विस नहीं ली, तो पता चला वर्कर्स को 2 महीने की सैलरी दे दी है, तो वो इस साल में उनकी सर्विस नहीं मिली है, आने वाले साल में उनकी सर्विस मिलेगी, यानी कि आने वाले 2 महीनों में सर्विस मिल जाएगी। तो वो 2-3 महीनों का ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर होता है। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो ये नहीं होता कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो कई साल के लिए होता है, ठीक है ना। और इनका नेचर नहीं होता, सैलरी जो आप प्रीपेड में देते हो तो उसका नेचर नहीं होता कि सैलरी हर बार आप एडवांस ही दोगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनका नेचर ही एडवांस का होता है वो हमेशा ही एडवांस में दिया जाता है। हाँ, अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर एक तो आपने पढ़ाया रिसिप्ट, एक आपने पढ़ाया एक्सपेंस, और एक आपने पढ़ाया इनकम। मैंने कहा था इनकम प्रॉफिट एक ही बात है। सर अब ये गेन आ गया, चलो एक्सपेंस तो मालूम होता है बेटा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब कि नॉर्मल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन रेवेन्यू रिसिप्ट में से अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी? इनकम। अगर मैं अपने रूटीन रिसिप्ट में से अपने रूटीन खर्चे माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी? इनकम। इनकम मतलब प्रॉफिट। लेकिन गेन जो होता है ये भी कोई कैपिटल नेचर का जरूरी नहीं है, बस ये ऐसी इनकम होती है कि जो हमारी नॉर्मल नेचर की नहीं है, ये इरेगुलर है, जैसे कहीं से लॉटरी लग गई आपको, ठीक है। ये डे टू डे अर्निंग का पार्ट नहीं है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, यानी कि ऐसी इनकम नहीं है जो बार बार होती हो, ये नॉन रिकरिंग है, रिपीट होने वाली नहीं है। ये नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज, यानी कि ऐसे एक्टिविटी जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है। जैसे आप हैं क्लॉथ मर्चेंट, आपकी कपड़े की दुकान है, तो जैसे आप कपड़े के दुकानदार हैं, क्लॉथ मर्चेंट हैं बेटा, तो उससे जो इनकम मिलेगी, उसके जरिए जो इनकम आप कमाएंगे वो तो आपकी ऑपरेशनल इनकम होगी और आपकी नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट बन जाएंगी, ठीक। लेकिन आपने शेयर्स में पैसा लगा दिया, दुकानदार तो आप कपड़े के, लेकिन आपने शेयर परचेज कर लिए किसी कंपनी के, और जिस कंपनी के आपने शेयर परचेज करे वो कंपनी आपको क्या दे रही है? अपने प्रॉफिट में से हिस्सा दे रही है, उसे बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो ये डिविडेंड जो मिल गया ये हो गया गेन, क्योंकि आपका बिजनेस का मेन इनकम नहीं है ये। आपने कहीं पैसा लोन पे दे रखा है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल गया, जबकि आपका काम है कपड़े का, लेकिन आपको इनकम के रूप में कहीं से इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो भी गेन होगा बेटा। तो गेन वो है जो आपकी नॉर्मल ऑपरेशनल का पार्ट नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाती है। ये पूरा का पूरा ही करेंगे, पूरा पैरा करेंगे बेटा। लॉस क्या है? लॉस बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने कहा था रेवेन्यू रिसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंस घटा देना तो इनकम आ जाएगी। लेकिन अगर कभी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, रेवेन्यू रिसिप्ट में से आपके खर्चे ज़्यादा हो गए, तो बेटा एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? लॉस। फिर आपको हो गया घाटा। लॉस का मतलब है घाटा, इसमें तेरा घाटा। ठीक है ना, तो ये लॉस का मतलब है बेटा। अब ये छोटे छोटे हैं, फटाफट हो जाएंगे, फटाफट से हो जाएंगे बेटा।
परचेजेस, अगर आप दुकान के लिए गुड्स परचेज करते हैं तो उसे परचेज बोलते हैं। अगर आप दुकान के लिए कोई और एसेट परचेज करते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह खरीदते हैं, तो वो परचेज नहीं कहलाती। परचेजेस वर्ड यूज होता है सिर्फ गुड्स के लिए। गुड्स क्या, जो बेचने के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आता है, वो गुड्स होता है। उनको खरीदोगे तो परचेज कहलाएगा। उसमें से कुछ गुड्स आपने वापस कर दिया किसी भी रीजन से, उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। सेल्स, अगर आपने अपनी दुकान का मेन गुड्स बेचा है, जिसका काम आप कर रहे हो वही गुड्स आपने बेचा है, तो उसे तो बोलते हैं सेल्स। उसमें से कुछ कस्टमर्स ने गुड्स आपको वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो वो हो गई सेल्स रिटर्न। ये पूरे पढ़ने हैं क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज है, आपके काम की पीडीएफ में भेज चुका हूं, तो इसमें कुछ टिक करने का नहीं है, तो स्क्रीनशॉट लेने का भी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स एक ही बात है, ये सेल का ही मीनिंग है। इसमें आप ये वाला मीनिंग ना लिखते, सीधा सीधा सेल का मीनिंग लिख देना, दैट्स ऑल। ये लिखने की नीड नहीं है। गुड्स क्या है, जो चीजें आपकी दुकान की चीजें हैं, जिस चीज का आपका काम है, जो चीजें खरीदी जाती हैं या तो बेचने के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए, उन्हें गुड्स बोलते हैं। कल भी मैंने मीनिंग समझाया था इसका। स्टॉक क्या होता है, जो साल के एंड में जो स्टॉक बिना बिका हुआ रह गया, ठीक है ना, लिखा ना, इट इंक्लूड्स गुड्स अनसोल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। जिस दिन वो गुड्स आपकी दुकान में पड़ा है उसे बोलते हैं स्टॉक, जो बिका नहीं है अब तक। इसे यहां तक पूरा कर लेंगे बेटा। इसके भी दो पार्ट होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। यहां तक पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, इजी है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज इजी है। पढ़ के प्रॉब्लम आएगी तो कल पूछ लेंगे बेटा। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, इनके मीनिंग हमारे कल हो गए थे, तो बस यहां तक हो गया। यहां तक सारा रीड कर लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटा। इससे आगे का थोड़ा सा रह गया बस, वो मैं कल बताऊंगा बेटा।